वापस शुरू करते हैं। चलो, अपने यहाँ तो बात करने की पूरी परमिशन है ना, बीच में जब मौका मिल जाए तो, लेकिन जब पढ़ना शुरू कर दे तो फिर इधर ध्यान आ जाना चाहिए। पहला हो गया मनोवैज्ञानिक है, दूसरा हो गया अर्जित ज्ञान कैसा होगा, तय होगा। फिर बालक में कैसी प्रवृत्ति का विकास होगा, खोजी प्रवृत्ति का। कैसे भाई, वो बहुत सारे उदाहरणों से नए नए नियम बना रहा था, नियम खोज रहा है ना, एक तरीके से बड़ा आदमी हो गया वो, तो इसका मतलब प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी उसकी, खोजी। नवीन संप्रत्यय के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब संप्रत्यय का मतलब क्या है, अंग्रेजी शब्द बोल जाओ, कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई भी नई हमें चीज सीखनी है तो उसके लिए ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि हम खूब सारे उदाहरण हैं उनको देखें और कोई चीज को समझते हैं तो फिर वो दिमाग बैठ जाती है अच्छे से भी, हाँ ऐसा ऐसा कुछ है। इनके लिए बढ़िया है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, उच्च प्राथमिक का मतलब समझेंगे कौन से बच्चे हैं, तो 6 से 8 तक में पढ़ते हैं। व्यवहारिक जीवन में कैसी है, लाभदायक है। व्यवहारिक जीवन में लाभदायक ऐसे है कि जो भी उदाहरण है वो कहाँ से आएंगे, सामान्य जीवन से आएंगे, तो फिर वो जल्दी से मतलब को समझ में आ जाए। अब दोस्त भी हैं, जहाँ अच्छी बातें हैं वहां जो दोस्त तो रहते ही हैं, स्वाभाविक सी बात है। सीखने की गति कैसी होती है, धीमी। उदाहरण वगैरह में इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, जबकि नियम बताओ और काम करो। जैसे मान लो मैंने 10-15 उदाहरण करवाया, उसके बाद बालक को कहा ये तो भाई इसके आधार पे क्या नियम बनता है, उसने समझा कि भाई 0 और 5 है अगर लास्ट में, तो 5 का पूरा पूरा भाग उसमें जाता है, ये नियम बात। अब मैं शुरू में ही कह दूं, उसको लिखवा दूं जैसे कि भाई किसी भी संख्या के अंत में जो 5 आता है या शून्य आता है, इसका मतलब उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और फिर उसको 1-2 सवाल करवा दूं, खत्म कहानी। तो समय कैसा कितना लगेगा, कम। लेकिन यहाँ है जो थोड़ा सा सीखने की गति धीमी रहेगी, मतलब समय है जो ज्यादा लगेगा। पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होगा क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। उच्च स्तर की कक्षाओं में है जो इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, बच्चे हैं जो जानते हैं फॉर्मूले, तो वो आप नहीं कहोगे उससे पहले वो बता देंगे ऐसा कुछ। तो उच्च स्तर की कक्षाओं में अनुपयोगी हो गई कौन सी विधि, आगमन विधि, ठीक है। ये 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए ज्यादा ठीक है। तो आगमन विधि कंप्लीट है। बात करते हैं वापस से अपन, फाउंडर है कौन, अरस्तु। सोपान में पहला है क्या प्रस्तुत करना, उदाहरण। उसके बाद क्या करना, उदाहरणों का निरीक्षण या विश्लेषण, फिर उनका सामान्यीकरण, फिर उनका सत्यापन। ये सबसे कैसी विधि है, सबसे तो नहीं कहेंगे लेकिन व्याकरण पढ़ाने के हिसाब से प्राचीन विधि है। शिक्षण सूत्र में पहला कौन सा था, उदाहरण से, स्थूल से, विशिष्ट से, ज्ञात से, मूर्त से, और प्रत्येक से प्रमाण की तरफ जाएगा। ठीक बात है। गुण क्या थे, पहला गुण क्या था, ज्ञान कैसा रहेगा, प्रवृत्ति कैसी विकसित होगी, और नए संप्रदाय के लिए कैसी रहेगी, और 6 से 8 तक के लिए कैसी रहेगी, बेस्ट। बहुत जगह लिखने में ये मेरी और मौलिकता आ जाती है, इसको ऐसे नोट्स में समझना, यही शब्द है वापस सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। और व्यवहारिक जीवन में जो कैसा है बोलो, लाभदायक है। दोस्त में हमने बात की थी कि भाई सीखने की स्पीड कैसी होगी, धीमी। बड़े बच्चों को जल्दी सीखना होता है तो फिर वो उनके लिए है जो बढ़िया नहीं रहेगी, उच्च कक्षाओं में जो उपयोगी रह जाएगी। और जब सीखने की स्थिति अपनी धीमी है तो पाठ्यक्रम समय पर पूरा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ये समस्या है इसकी। ठीक बात है। अगली है विधि, नाम है क्या, निगमन। इसका भी फाउंडर कौन, अरस्तु। मतलब आगमन निगमन दोनों में कौन है, अरस्तु ही है। अब सोपान देख लेते हैं इसके, डायरेक्ट वही बात है इसमें। देखो सोपान है जो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। जब भी कोई स्टूडेंट नोट्स वगैरह बनाता है तो उसमें बहुत सारी बातें और भी लिखते हैं, लेकिन अब थोड़ा हमें अंतर्दृष्टि है उसका भी उपयोग करना है। जब हमने आगमन विधि की बात की थी तो निगमन विधि है उसकी जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो उसमें जितनी बातें हैं उसका विपरीत अर्थ है वो यहाँ देख लो, है विपरीत वर्णन यहाँ मिल जाएगा। वहां हम जो पहले किसको प्रस्तुत कर रहे थे, उदाहरण या दृष्टांत। अब यहाँ प्रस्तुत करने अपने को नियम या सिद्धांत। यहाँ सिलेबस पूरा हो जाएगा, देखना चाहिए, क्योंकि आप सिद्धांत पहले बता रहे हो। फिर आंकड़ों का परीक्षण या संबंधों की स्थापना, यानी कि आपने कोई नियम बता दिया और फिर उसके आधार पर बालक जो हल करेगा, तो ये आंकड़ों का परीक्षण हो गया। फिर आप जो बाद में उनको उदाहरण वगैरह देंगे वो, यानी उदाहरण है जो नियम के बाद बताए जाएंगे, दिए जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में उसका क्या कर लेगा बालक, उसको क्रॉस चेक कर लेगा, सत्यापन कर लेगा। यहाँ से क्या शब्द है, अलग है, सत्यापन। समझ समझ में आएगा सबके, क्या होगा बोलो सत्यापन। भैया आपने एक नियम बता दिया और बालक उसके आधार पर कोई उदाहरण है उसको हल करके कहेगा कि हाँ ये नियम लागू होता है, इसको क्या कहेंगे हम, सत्यापन। अब इसके भी फॉर्मूले हैं, सब जो उधर थे उसके क्या है, उल्टे हैं। वहां क्या था, उदाहरण से नियम, अब यहाँ नियम से उदाहरण, अज्ञात से, अमूर्त से, प्रमाण से, सूक्ष्म से, और सामान्य से। अब देखो, अगर किसी स्टूडेंट को जो आगमन याद हो गई,
आगमन विधि है जो उसके कंप्लीट है, तो उसके निगमन में कोई समस्या आएगी क्या बोलो? 1% नहीं आएगी, उसको याद कर लो। और विलोम के रूप में इसको दिमाग में बिठा लेना है, उसमें जो भी बातें लिखी हुई है उसकी उल्टी है। अब जब पढ़ो आगमन विधि, तो जैसे ये नियम पढ़ा ना, उदाहरण से नियम की ओर, उसमें पढ़ोगे तो जस्ट उल्टा भी पढ़ लोगे, निगमन में ऐसे होगा, नियम नियम से उदाहरण की ओर। अब गुण क्या है जो देखो, वहां जो दोष है वो इसके क्या होंगे? गुण होंगे। वहां क्या था? उच्च कक्षाओं में अनुपयोगी, ये क्या हो गया? उपयोगी हो गया। सीखने की गति वहां धीमी थी, यहाँ कैसी हो गई? तीव्र हो गई। पाठ्यक्रम वहां पूरा नहीं हो रहा था, यहाँ क्या हो गया? पूरा हो गया। संसाधन कम चाहिए, क्योंकि उदाहरण वगैरह आपको कम देने, तो संसाधन कम चाहिए। सीखने में जो क्या रहेगा? क्रमबद्धता कैसे रहेगी? वहां बीच बीच में उल्टे पुल्टे उदाहरण आ रहे हैं, यहाँ एकदम पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा, तो एकदम क्रमबद्ध तरीके से सिखा सकते हैं आप। हर विषय में ये काम है जो कर सकती है, हर विषय में कैसी है? उपयोगी है। अब फिर वहां जो फायदा था वो यहाँ जो नुकसान में आ जाएगा। वहां बात कर रहे थे हम की है जो फायदा क्या देखा था हमने? फायदा क्या देखा था उदाहरण विधि में? बाल केंद्रित, है ना? तो ये बाल केंद्रित का उल्टा क्या होगा? शिक्षक केंद्रित हो गई, उसका उल्टा हो गया नहीं है भाई? बाल केंद्रित है, उसका उल्टा क्या हो गया? शिक्षक केंद्रित। और शिक्षक क्या करवाते हैं? इसमें रटवाते हैं, इस कारण से ये दोष हो गया इसका, ठीक है? उसमें तो क्या है, उदाहरण से समझाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। और जो भी शिक्षक केंद्रित है वो कैसी है? मनोवैज्ञानिक है। जो भी बाल केंद्रित है वो कैसी है? मनोवैज्ञानिक। ये बात समझ में आ रही है? अब जब आपको नियम पहले ही दे दिया है, तो आपका मौलिक चिंतन होगा क्या वहाँ? नहीं होगा। आपको तो उस नियम को फॉलो करना है, बात खत्म। तो मौलिक चिंतन का क्या हो गया? अभाव। मानसिक क्रिया का अवसर है जो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बालक को सोचने का मौका क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने पहले ही उसको क्या बता दिया? फॉर्मूला। वो अपनी तरफ से कोई भी है जो, जैसे कोई उदाहरण है, उदाहरण हल किया, उससे कोई नियम बनाने के लिए प्रयास करे, ऐसी तो कोई संभावना नहीं दी आपने। तो अवसर नहीं मिलेगा उसको, कौन सी क्रिया का? मानसिक। मानसिक क्रिया का मतलब सोचने विचारने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये विधि हो गई कौन सी? निगमन विधि। और आगमन और निगमन विधि कंप्लीट है ना? एक को बढ़िया याद कर लो, और दूसरी का नाम भी नहीं लेना। फाउंडर क्योंकि दोनों के एक ही है, उसके गुण इसके दोष है, उसके दोष इसके गुण है। बाकी जो उसके सूत्र हैं उसके उल्टे हैं जो इसके सूत्र हैं। बस। कितना आसान है, याद रखना चीजों को। अगली विधि है, नाम है क्या? व्याख्यान विधि। सबसे प्राचीन। बहुत जगह पढ़ते हैं इसे, हालांकि सबसे प्राचीन होगी, इसका एक जगह कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि जो गुरुकुल पद्धति रही होगी उसमें जो ये व्याख्यान वाला सिस्टम रहा होगा। क्योंकि पुराने जो गुरुजन वगैरह, मतलब वो जो भी सिस्टम होता था, वो क्या बोलते हैं उसको? गुरुकुल। तो उसमें व्याख्यान वगैरह उपदेश दिए जाते थे। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होता होगा, क्योंकि हम तो देखते हैं कि उस समय के जो भी पढ़ते थे, तो वो तो कितने हर चीज में ट्रेंड रहते थे, उनको बढ़िया एकदम प्रैक्टिकल चीजें सिखाते थे, तीर वगैरह चलाना हो या सारा कुछ। लेकिन ठीक है, अब कहा जाता है तो ये बात भी हमें माननी पड़ेगी। व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन है, और ये कैसी है? शिक्षक केंद्रित है। अब शिक्षक केंद्रित है इसीलिए कैसी है? मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक का मतलब जब भी शिक्षक केंद्रित है तो वो होगी है मनोवैज्ञानिक। उपदेश या भाषण विधि भी कहते हैं इसको, क्योंकि व्याख्यान का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से मोटी मोटी बातें करना, है ना? आजकल मैं कर रहा हूँ वैसे वो। और इसी को अपन और क्या कह सकते हैं? भाषण विधि भी कह सकते हैं कि भाई आप बोल रहे हैं, बाकी सुनने वाले हैं जो सुन रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पे बहुत बढ़िया बात की कि भाई शिक्षक है जो भाषण देता है तो ओल्लो की बौछार करता है, मतलब कल भी लगा होगा थोड़ी देर के लिए कि यार ये क्या है। तो इसीलिए ये मैंने इसीलिए लिखा कि यार ये थोड़ी बात वापस करेंगे अपन तो ठीक रहेगा। ये विधि है जो ओलो की बौछार है। तो ओलो की बौछार करता कौन है? शिक्षक। और झेलता कौन है? विद्यार्थी झेलता है, उसको झेलना है उनको। ये रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कही गई बात है, इसको याद रखना। अब इसके सिद्धांत क्या है? देखो, पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूपेण प्रस्तुत करना। जब भी आप भाषण सुनते हो ना, भाषण में जो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, है ना? बढ़िया से सुना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पूर्ण रूपेण प्रस्तुत करने की बात होगी, ठीक है? प्रस्तुतिकरण पर ज्यादा बल दिया जाएगा। बात तो प्रस्तुतिकरण के अलावा कुछ है ही नहीं है ना, कोई नया प्रश्न पूछ रहे हैं, नया कुछ है, हमसे कोई राय ले रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अन्य विषयों से इसको जोड़ा जा सकता है, सह संबंध की बात, क्योंकि जब भी भाषण या जब हम व्याख्यान देंगे तो उसमें जो बहुत सारी चीजें उदाहरण के रूप में जोड़ सकते हैं। और बालक है जो सुनकर अधिक अधिक सुगमता से सीखते हैं। बालकों को आराम से बैठे रहना। अपने कोचिंग में एक सबसे बढ़िया बात यह है कि लिखवाते नहीं है, यहाँ नहीं लिखवाते हैं ना, तो नहीं लिखवाते हैं तो पूरा ध्यान 100% कंसेंट्रेशन अपना इधर जो भी बोल रहे हैं या इधर बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, बोर्ड पे खुद भी नहीं लिखता है तो उसका भी पूरा 100% ध्यान किस पे रहता है? समझाने पे रहता है कि नहीं बात समझ में आई नहीं है।
बहुत बार ये रहता है कि टीचर जब लिखता है तो उसको वर्तनीका और वो चीजें कैलकुलेशन लगने शुरू हो जाती है। बहुत बार ये रहता है कि राइटिंग सही आई नहीं आई, कुछ गलत लिखने में आ गया, ऐसा कुछ। तो अपने क्या, न स्टूडेंट के कोई लफड़ा है न मास्टर के कोई लफड़ा है, केवल समझना है और समझाना है। हालांकि कुछ कहेंगे कि लिखना था अभी को मुझे क्या लिखा। हाँ, लेकिन ये बात भी ठीक है। अपने कुल मिलाकर अपना जो साध्य है ना उस तक पहुंच जाए, उसके लिए एक इजी साधन है। और स्टूडेंट के लिए बढ़िया है कि उसको जो केवल समझने पे ध्यान देना है, तो उसके लिए भी थोड़ा ठीक रह सकता है। और घर पे जब लिखेगा तो वो अपने हिसाब से स्क्वायर गति से लिख लेगा, तो ये कितनी बढ़िया। हालांकि अपने कॉन्सेप्ट है जो ऐसे लगते हैं कि यह मनोवैज्ञानिक है, लेकिन ज्यादा वैज्ञानिक है वो। चलो अब आगे बढ़ो। सोपान है इसके कितने? 6 सोपान है। पहला है योजना की तैयारी। अब देखो, शिक्षण विधि का नाम क्या है? व्याख्यान। तो व्याख्यान देना है जैसे किसी को, तो उसको क्या करना पड़ेगा? तैयारी करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई ये ऐसा कुछ काम है। अब जब वो क्लास वगैरह में आ गया तो शुरू में उसको क्या देनी पड़ेगी? जैसे निबंध में क्या लिखते हैं? प्रस्तावना। भी मैं आज आपको इस विषय में कुछ बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ। फिर बताना शुरू कर देगा, तो बताना शुरू कर देगा तो फिर वो क्या हो गया? प्रस्तुतिकरण। बीच बीच में कोई ऐसी बात आ जाएगी जैसे ये किताब है देखो, ऐसा कुछ वो शो कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया? प्रदर्शन या प्रयोग। समझ में आ गई ये बात भी? फिर क्या है? परीक्षण। अब कुछ लगे परीक्षण वगैरह तो नहीं करते हैं, लेकिन कोई बात अगर ऐसी बताई है हमने, कोई ऐसा विषय आ गया है तो उसको प्रूव करना है, तो कुछ हम एविडेंस बता सकते हैं, तो उसको अपन कहेंगे परीक्षण। ठीक है। और लास्ट में उसका क्या होता है? मूल्यांकन। अब शिक्षण के संदर्भ में है, मैं जब क्लास की बात कर रहा हूँ तो हम कोई मूल्यांकन वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन ये उसकी प्रोसेस रहती है, सोपान है उसके। पहला है योजना की तैयारी, उसके बाद उसकी प्रस्तावना, उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण, उसके बाद और लास्ट में मूल्यांकन। क्लियर है ना? सोपान ध्यान रखने अपने को। और ऐसे इमेजिन भी करने की, कोई भी शिक्षण विधि है जैसे, तो उसमें क्या प्रोसेस हो सकती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है जो व्याख्यान दे रहा है, भाषण दे रहा है, तो उसका क्या तरीका हो सकता है, क्या प्रोसेस होगी? जैसे मूल्यांकन पहले हो जाएगा क्या? या परीक्षण पहले हो जाएगा? पहले उसको जो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, फिर कुछ थोड़ा बहुत शुरू में आके बोलेगा ऐसे, भाषण देगा जब, और फिर वो पूरी बात कहेगा, उसको प्रस्तुतिकरण कहा है। और बीच में कोई ऐसा फैक्ट वगैरह बताएगा तो उसको यहाँ प्रदर्शन या प्रयोग कहा गया है। अब ये थोड़ा आधुनिक हो गया, और कुछ को लग रहा होगा कि जब वो प्रयोग की बात आ गई है तो ये तो मॉडर्न हो गई है, मनोवैज्ञानिक कैसे? तो वो केवल बात करते करते, इसमें विद्यार्थी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें वो जो भाषण दे रहा है उसी का है काम। और विषय वस्तु चयन व प्रस्तुतिकरण पर इसकी सफलता निर्भर है। ये एक बढ़िया लाइन है, इससे क्या प्रश्न बन सकता है, इस कारण इसको ऐड किया है, तो इसको थोड़ा समझो। जैसे आप जिस विषय पर भाषण दे रहे हो ना, वो विषय वस्तु आपके अनुकूल, स्तरानुकूल, आपकी समझ उस पर कितनी क्या बढ़िया है, तो वो बात हो गई विषय वस्तु का चयन। और दूसरी बात, कहीं भी कोई भी व्याख्यान है, भाषण वगैरह है, उपदेश दिया जा रहा है, उसका प्रस्तुतिकरण कितना बढ़िया है, वो फिर ये व्याख्यान विधि सफल रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करेगी। एक तो विषय वस्तु के चयन पर, और एक उसके प्रस्तुतिकरण पर। जितना बढ़िया प्रस्तुतिकरण है उतनी व्याख्यान विधि सफल रहेगी, जितना घटिया है उतनी ही असफल रहेगी। क्लियर ये बात? अरे व्याख्यान विधि समझ में आई नहीं है? आ गई समझ में? क्या समझ में आया? प्रस्तुतिकरण बढ़िया, विधि सफल, ठीक है, प्रस्तुतिकरण खराब, बस। अब इसके व्याख्यान के भी प्रकार हैं अलग अलग, तो व्याख्यान के प्रकार की बात कर लेते हैं। पहला है औपचारिक। कैसा बोलो? औपचारिक। अब औपचारिक का मतलब ऐसे होता है कि जैसे जैसे क्लास नहीं होके, मान लो ऐसे कोई सेमिनार वगैरह है, तो उसमें जो एंकर होता है वो बुलाएगा, अब हम आमंत्रित करते हैं श्रीमान श्रीमान 1008 जो भी है उनको। तो यहाँ क्या हुई? औपचारिकता। फिर वो आगे फिर कि भाई आप प्यारे बच्चों ये वो ऐसे बोलते, और उसके बाद वो कहानी है जो हुई, जैसे प्रस्तावना, और फिर जो भी लास्ट में मूल्यांकन हो जाता है। ये कैसा है? औपचारिक। ठीक है, उसमें फिक्स विषय होता है, कोई भी फालतू की बात नहीं की जाती है, सारा कुछ टाइम वगैरह का ध्यान रखा जाता है। अब दूसरा है विवेचन युक्त। अब ये इसके अंदर भी शामिल हो सकता है, लेकिन विवेचन का मतलब फुल डिटेल में किसी विषय पर बात कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? विवेचन। अलग अलग विषयों के दृष्टांत, उदाहरण वगैरह सारा कुछ एकदम खोल के रख दिया जो सामने, तो वो विवेचन युक्त हो जाएगा। प्रदर्शन युक्त में क्या है? जो भी बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ एविडेंस वगैरह बता रहा है, जैसे मैं कोई यहाँ बात समझा रहा हूँ और उससे संबंधित कोई डेटा वगैरह है, ऐसा कुछ सामने बता रहा हूँ, तो वो किसमें आ जाएगा? प्रदर्शन युक्त में। ठीक है। और एक है उत्प्रेरित। अब कुछ को लगेगा कि ये उत्प्रेरित क्या है, तो उत्प्रेरित शब्द या उत्प्रेरण शब्द है जो खूब हम विज्ञान वगैरह में इसमें पढ़ते हैं, तो मोटिवेशन वगैरह के लिए बहुत सारे भाषण देते हैं इसे, तो वो इसमें आ जाएगा। तो 4 प्रकार हो गए। पहला कौन सा बोलो? औपचारिक। दूसरा हो गया विवेचन युक्त। तीसरा हो गया प्रदर्शन युक्त। और
उत्प्रेरित, ठीक है। वैसे इसका प्रश्न सीधा बनता नहीं है, लेकिन नाम आए हैं तो अपने को ध्यान रख लेना। बाकी मेन तो गुण, दोष, फाउंडर, ये चीजें अपने को याद रखनी, विशेषताएं। अब गुण क्या है, तो कम संसाधन चाहिए, हर परिस्थिति में ये काम किया जा सकता है। हर परिस्थिति मतलब हर परिस्थिति, जैसे कोई शिक्षक है और विद्यार्थी है तो अब कुछ भी नहीं चाहिए, व्याख्यान विधि में तो बोलना शुरू कर दो, खत्म है कहानी। तो कम से कम संसाधन में है, यानी हर परिस्थिति के लिए अनुकूल है, या दूसरी जो भी विधियां है उससे ज्यादा अनुकूल है। ये बात समझ में आ गई। और कम संसाधन चाहिए, संसाधन तो कुछ चाहिए नहीं है ना, भाषण देने में क्या चाहिए, एक मास्टर चाहिए, सुनने वाले चाहिए बस। कम समय में पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, अगर भाषण ही देते रहे तो थोड़े दिनों में तो काम कंप्लीट हो जाएगा। भाषाई अभिव्यक्ति का विकास, अब इससे है जो भाषाई अभिव्यक्ति का मतलब हो गया, बालक को भी जैसे आप भाषण दिलवा रहे हो, उससे बुलवा रहे हैं, तो वो अभिव्यक्त करना सीखेगा अपने आप को। नवीन प्रकरण को आरंभ करने में अधिक प्रयुक्त होती है। अब इसको समझो, देखो चाहे विषय कोई सा भी हो, कोई भी हम नया टॉपिक शुरू करते हैं तो शुरू में 2-5 मिनट भाषण देना पड़ता है, भी ऐसे ऐसे हैं, पहले ये प्रश्न आया था, ये अब ध्यान रखेंगे, ये पढ़ेंगे, इतने नोट्स बनाए, ये किया। तो ये नवीन प्रकरण को आरंभ करने में अधिक प्रयुक्त होने वाली बात है। ये समझ में आ गया लास्ट वाला पॉइंट। देखो टॉपिक शुरू करते हैं तो डायरेक्ट ही ऐसे नहीं कि ये करो वो करो, ऐसे जैसे प्रोजेक्ट मेथड भी है, तो प्रोजेक्ट मेथड में भी जो टीचर है उसको पहले भाषण देना पड़ेगा 5-10 मिनट, कि भाई ये हम क्यों, इसके पीछे हमारा विजन क्या है, ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या नहीं करना, क्या करना है, ऐसा कुछ तो लागू हो जाएगा इसमें। अब दोष है कि जैसे शिक्षक है जो व्याख्यान दे रहा है, भाषण दे रहा है, तो छात्र है जो कैसा हो जाएगा, मूक श्रोता, तो वो चुपचाप बस बैठा आराम से सुन रहा है। और अगर मूक श्रोता है तो मानसिक क्रिया का अवसर उसको नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट है ना ऐसे, जिन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया कि हम कमजोर हैं, हम बोलने के लिए क्लास में नहीं है, हमारा केवल और केवल ये है कि हमें जाना है, वहां बैठना है, सुनना है बसवाड़ को, और घर आना है और मस्त रहना। उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया है। अब वो जैसे ही उन्होंने ये दिमाग में बिठाया, अब वो कभी बोलते नहीं है, कभी भी उनको मौका भी शायद फिर नहीं बोलते हैं तो मौका कम भी मिलता है, तो फिर वहां अवरुद्ध हो रही है कौन सी क्रिया। और जितनी किसी भी विद्यार्थी की मानसिक क्रिया होगी, उतनी ही उसका जो दिमाग है, आईक्यू लेवल है, समझ है, वो बढ़ेगी, और जितनी कम होगी उतनी है जो चीजें कम रहेगी। जैसे अभी अपन देखते हैं ना, कोई एक पहलवान है जैसे, तो वो मसल्स वगैरह और बढ़िया ऐसे डोन बनता है, तो उसके लिए वो उपयोग करता है मांसपेशियों का, मतलब वहां जाएगा, जिम में जाएगा और खूब एक्सरसाइज करेगा। ये सेम दिमाग के साथ भी है, जितना हम कोई प्रश्न आता है उसमें उलझेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे, अपने दिमाग को जो थोड़ा लगाएंगे काम में, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, मानसिक क्रिया। और जितना अवसर मिलेगा बालक को, उतना ही उसका दिमाग जो तेज होगा, चीजें याद होना शुरू होगी। अब किसी स्टूडेंट को यहाँ बैठे हैं, उनको लगता है ना कि प्रश्न पूछा, मेरे को क्यों पूछा, तो भाई तुम्हें पूछा है ना, इसका मतलब वहां कौन सा अवसर मिला तुम्हें, तुम्हारे दिमाग को मौका मिला है कि ऐसे प्रश्न है, इसका उत्तर दे देगा, क्या उत्तर दे सकता है। अब हम प्रयास नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो फिर वही कहानी है जो चलती रहेगी। अब ये समस्या व्याख्यान में आती है, उसमें केवल अपने को सुनना होता है। ये विधि हो गई कौन सी, बोलो, अरे बोलो, व्याख्यान विधि। अगली विधि का नाम है क्या, व्याख्यान विधि को थोड़ा वापस देख लेते हैं। ये प्राचीन विधि है तो इसके बारे में बात होनी चाहिए। सबसे प्राचीन है, किस पर केंद्रित है और कैसी है, मनोवैज्ञानिक है। इसी को और क्या क्या कहते हैं, उपदेश या भाषण विधि। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा इसको, फूलों की बौछार कहा। कौन करता है, शिक्षक, और झेलता कौन है। मैंने इसमें पूरी लाइन नहीं लिखी, उस लाइन में ऐसे लिखा हुआ है कि व्याख्यान विधि के अंतर्गत जो विचार या फूलों की बौछार की जाती है शिक्षक के द्वारा, और बालक बेचारे हैं जो उसको, उस बौछार को झेलते हैं। फिर सिद्धांत में हमने बात की कि भाई इसमें पाठ्य वस्तु है वो पूरी 100% जो प्रस्तुत कर दी जाती है, प्रस्तुतिकरण पे ही ज्यादा बल दिया जाता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ इसको कोरिलेट करने की कोशिश की जाती है। और कोई भी बालक हो, हम बातें हैं वो सुनते हैं तो उसको फटाफट से सीख भी सकते हैं, ऐसा माना है इन्होंने, ये अच्छी बात के रूप में। फिर सोपान में हमने बात की कि पहले वो प्लानिंग करेगा, उसके बाद प्रस्तावना होगी, प्रस्तावना के बाद उसका प्रस्तुतिकरण होगा, फिर आप जो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ प्रयोग वगैरह प्रदर्शन करना चाहे तो वो होगा, फिर प्रयोग के बाद जो उसका परीक्षण होगा, चेक करना मतलब कि सही गलत, और लास्ट में क्या कर देंगे, इवेल्युएट कर देंगे। फिर हमने बात की थी कि प्रस्तुतिकरण के ऊपर इसकी सफलता निर्भर है, मतलब आपकी व्याख्यान विधि सफल है असफल है वो किस पर डिपेंड है, प्रस्तुतिकरण और विषय वस्तु चयन। उस लेवल का आपको प्रस्तुतिकरण करना पड़ेगा जिस लेवल का आपने विषय वस्तु है जो उसका चुनाव किया। फिर प्रकार में औपचारिक, विवेचन, प्रदर्शन युक्त और उत्प्रेरित। गुण में हमने बात की कि भाई संसाधन इसको बिल्कुल कम चाहिए, हर परिस्थिति में अनुकूल है, कम समय में जो सिलेबस पूरा करवा सकता है, भाषाई अभिव्यक्ति का मौका मिलेगा, और कोई भी नया टॉपिक शुरू करते हैं तो उसमें ये काम आएगी। दोष में सीधी कहानी है कि मानसिक क्रिया का अवसर
नहीं मिलेगा, और छात्र है वो मूक श्रोता बन के बैठा रहेगा। कौन सी विधि में बोलो? व्याख्यान। अब आगे विधि है, नाम है क्या? श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब क्या होगा बोलो? हाँ, सुंदर लिखना अलग होता है, ये वो इसमें बात कर रखी है, सुनकर लिखना। श्रुत यानी सुनना, है ना, और फिर लेख में तो लिखना हो गया, समझ में आ रहा। अब इसमें मैंने जो श्रुत लेख का मतलब क्या है वो नहीं लिखा है, क्योंकि ये विद्यार्थी को जो भी अब रीड लेवल की तैयारी कर रहा है, जितनी समझ तो उसको खुद को डेवलप करनी है कि ये कोई कहानी है इस प्रकार की। श्रुत यानी सुनना, लेख यानी सुनकर लिखना, ऐसे समझ लो। और इसका उद्देश्य मतलब ये श्रुत लेख विधि है, ये काफी जगह यूज की जाती है। बचपन में कभी चौथी तीसरी क्लास में जो श्रुति लेख लिखवाए होंगे सर ने, श्रुत लेख लिखा है, इसको श्रुति लेख भी कह सकते हैं, एक ही बात हो। और फिर ऐसे फिर वो कॉपी चेक करते हैं, फिर अपने गोले बनाते हैं ऐसे कि भाई ये तुम्हारे गलत है, तो वो गलत है ना, वही ये बात है उद्देश्य वाली, कि भाई इससे आपका कौन सा दोष है जो उसका निराकरण हो रहा है? वर्तनी का। मात्राएं वगैरह गलत लगा रखी है, ऐसा कुछ है तो उसको वो सही करवा देते हैं। और इससे फिर हमारे अंदर जो कंपेटिबिलिटी आती है कि हम एग्जाम में सोच के और बढ़िया सही वर्तनी है वो लिख पाए। लेखन की परंपरागत या प्राचीन पद्धति, आप जो लेखन सिखाना चाहते हैं उसकी जो शुरुआती दौर की पद्धति है ये। अब इसमें दो तीन इससे मिलते जुलते शब्द हैं, उनकी व्याख्या है, बाकी इसमें कोई ज्यादा है नहीं कहानी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या है अनुलेख? क्या है बोलो? अनुलेख का मतलब होता है नकल करना, ठीक है। अनुलेख शब्द आ जाए तो उसको ऐसे समझना है कि भाई कई आदर्श रचना है, एक बढ़िया कोई चीज है, और उसको हमें जो वापस क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ये अनुलेख हो जाएगा। एक है सुलेख, नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप शब्दों को अक्षरों को जमा कर लिख रहे हो, सुंदर लिख रहे हो, तो वो क्या है? सुलेख। अब अनुलेख और सुलेख अलग अलग है। अनुलेख का मतलब क्या हुआ? नकल, और सुलेख का मतलब सुंदर अक्षर या जमा कर लिखना। एक शब्द है प्रतिलेख, आ जाए बाई चांस तो थोड़ा ध्यान रख लेना। वैसे प्रतिलेख जो मैंने जहाँ पढ़ा था वहां थोड़ा सा मुझे भी अलग लग रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, इसमें कोशिश यहाँ करेंगे अपन समझने की, आ जाएगा। जैसे मान लो कोई पत्र पत्रिका में कोई राइटर वगैरह है, उसने किसी एक विषय पर लेख लिखा है ना, और आप है जो उस लेख के आधार पे है जो कुछ वापस से बातचीत करते हैं, तो उसको कहा जाएगा क्या? प्रतिलेख। पत्र पत्रिका में छपे लेख की नकल, यहाँ नकल लिखा हुआ है, और नकल क्यों कह रहे हैं उसका कारण है, क्योंकि आप है जो किसी न किसी को आधार बना रहे हैं, इस कारण से। बाकी प्रति का मतलब तो क्या होता है? विपरीत। विपरीत होगा ना, मतलब एक ने जो जैसे पॉजिटिव लिखा, दूसरा उस पर नेगेटिव लिख रहा है, तो उसको कहते हैं ना प्रतिपक्ष, ऐसे बोलते हैं अपन, या प्रतिलेख, वो वाला सब थोड़ा सा ध्यान रखें। ये अलग अलग है, श्रुत लेख का जो अलग है। और श्रुत लेख का परीक्षा में अगर पूछेंगे तो यही है, बस ये ध्यान रखना अपने को, उसका मकसद क्या है? बालक में वर्तनी दोष है उसका निराकरण करना। और वर्तनी दोष का मतलब क्या है? कोई भी अक्षर वगैरह इधर उधर लिखना, मात्रा गलत लगाना, वो जो रेफ वगैरह होती है वो गलत लगाना, ये सारा कुछ इसमें आएगा। बोलो। अब अगली विधि है, नाम है क्या? ध्वनि साम्य। नाम से कुछ थोड़ा बहुत पता चल रहा है क्या ध्वनि साम्य का मतलब क्या है? नाम से पता चल जाए वो जल्दी याद होती चीजें, तो नाम से पता चल रहा है। समान ध्वनि वाली जो बातें हैं, शब्द हैं, अक्षर हैं, उनको अपन सिखाते हैं बच्चों को, तो वो क्या कहलाएगा? ध्वनि साम्य है। जैसे बचपन में अपन सीखते थे, वो शायद इसमें अपने अगर प्रीलिम्स में शायद तक अंग्रेजी सब्जेक्ट में वो है भी सही, जिसमें साउंड वगैरह से रिलेटेड है कुछ। हाँ, साउंड वाला वही कहानी है जो यहाँ पर भी है ध्वनि साम्य में। अब छोटे बच्चों को अपन सिखाते हैं ना, जैसे क्या सिखाते हैं? मैं तो यही लिखता हूँ, तो यही पढ़ता हूँ, रतन, फिर बता दिया, फिर लिख दिया उसको मगन, है ना, घर, भर, इस प्रकार से। अब इसमें क्या है? ध्वनि साम्य है, थोड़ा बहुत, थोड़ी मिलती जुलती सी वहाँ राइमिंग टाइप की कुछ कहानी है, और बहुत बड़ा मेथड भी है ये, चीजों को याद रखने के लिए अपन राइमिंग कर सकते हैं। ये मेथड जहाँ यूज किया जाता है उसको ध्वनि साम्य विधि कहा जाता है। अब इसके जो फाउंडर है वो थोड़ा सा अलग अजीब सा नाम है, तो इनको याद रखेंगे, माइकल सेमर। क्या नाम है? माइकल सेमर। देखो माइक से क्या आती है, मतलब माइक से ध्वनि ग्रहण करता है, लेकिन ऐसे कुछ कोशिश करोगे तो याद रह जाएगा, अपने भी ये टेक्निक याद रहेगी। तो दिमाग में परीक्षा पूछ ही रहे जैसे कोई फाउंडर कौन है, तो अपने को रहेगा ध्वनि, ध्वनि का मतलब वो माइक से कनेक्शन है इसका कुछ। और फिर माइक से ऐसे नहीं कि केवल माइक ही ढूंढो, माइकल सेमर, ये तरीका वो है जहां पर हमें जो दिमाग को ज्यादा लोड नहीं, जल्दी जैसे ध्वनि नाम आया वो माइकल वाला है जो क्लिक कर जाए दिमाग में। समान ध्वनि के शब्दों से पढ़ना सिखाना। अब ये बात जो हम कर रहे हैं, समान ध्वनि के शब्दों से बालक जल्दी पढ़ना सीख जाएगा, ऐसा कुछ प्रयास इसमें किया जाता है। ध्वनि, ध्वनि से क्या बनेंगे? अक्षर, अक्षरों को मिलाएंगे तो शब्दों के सार्थक क्रम को अपन कहेंगे वाक्य।
और ये जो सारी दुनियादारी है वो किसमें आ जाएगी फिर? भाषा के अंतर्गत। अब ध्वनि साम्य में और क्या चीजें हैं जो बढ़िया हो जाएगी? तो उच्चारण कौशल, क्योंकि बालक से आप क्या करें, बुलवा रहे हैं, तो कौन सा कौशल डेवलप हो रहा है? उच्चारण कौशल। उसके बाद की है उच्चारण के बाद वाचन। अब कुछ को लग रहा होगा कि उच्चारण और वाचन अलग है क्या? तो वाचन में तो अलग प्रकार है, सहस्वर भी होता है, मौन भी होता है, तो इस कारण से केवल वाचन लिख दिया है। और सुनना, अब ये बालक को जब सिखा रहे हैं हम, तो वो सुनेगा ना पहले, उसके बाद बोलेगा, तो कौन से कौशल का भी विकास हो जाएगा? श्रवण कौशल का। तो उच्चारण, वाचन और श्रवण सभी कौशल है जो डेवलप हो रहे हैं। विधि को वैज्ञानिक विधि कहा गया है। कैसी विधि कहा गया है? वैज्ञानिक। कारण क्या है बताओ? एक शब्द सीखा और उस शब्द के आधार पे दूसरा शब्द सिखा रहे हो ना, तो बालक को याद करने में आसानी हो रही है, मुश्किल हो रही है? जहां भी आसानी होगी वो आज वैज्ञानिक हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है। अब इसमें ये दो, एक दो शब्द इसके लिए और आ जाते हैं कि लगभग ये संश्लेषण या सामासिक जो विधि है उसके जैसी है, और इसको अपन संश्लेषण या सामासिक विधि भी कहते हैं। क्योंकि सामासिक में क्या होता है, एक पद है दूसरा पद जोड़ दिया, संश्लेषण में ये टुकड़े हैं उनको जोड़ दिया, इस प्रकार का कुछ काम है जो किया जाता है। दोष भी है। अब दोष कैसे? जैसे मान लो आप है जो ध्वनि साम्यता का प्रयोग कर रहे हैं, तो ध्वनि साम्यता में जैसे मान लो ये शब्द उसको सिखाना ही नहीं था, लेकिन ध्वनि साम्यता के चक्कर में आपने उसको सिखा दिया, तब उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा ये शब्द। तो ऐसे निरर्थक शब्द बहुत सारे बढ़ जाएंगे उसके दिमाग में, और जिनका बाद में उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा जब उसका जो अपन अधिगम वाले टॉपिक बोलते हैं, अधिगम पठार, मतलब उसका सीखना आज क्या हो जाएगा, एक जगह जाकर बंद हो जाएगा, मतलब उससे आगे वो सीख नहीं पाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें जो नेगेटिव पॉइंट भी है, इसको ध्यान रख लेना। निरर्थक शब्दों को सीखने से अधिगम पठार की स्थिति बनना। अधिगम पठार शब्द है जो थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अधिगम पढ़ रखा है वो बता देंगे, वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत हिंट बता ही दिया। क्या होता है अधिगम पठार? बोलो। सीखने में रुकावट आना, ठीक बात। और क्या कह सकते हैं इसको? हम्म, मतलब वो नया कुछ सीख नहीं पाता, उसको अपन कहेंगे अधिगम पठार। पढ़ा हुआ था ना ये अधिगम वाले टॉपिक में, अधिगम पठार का काफी बढ़िया से। और कुछ को दिमाग में वो आ रहा होगा कि हमारा तो लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार ये है, वो भी है, वो भी पढ़ेंगे। पठार का मतलब, वहां भी पठार का मतलब ये होता है ना कि वो अब ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा, अब वो कैसा हो गया, प्लेन हो गया। पहले तो वो ऐसे ऐसे आ रहा था, लेकिन अब वो ऐसा हो गया कि वहां से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है। आगे विधि लास्ट, नाम है क्या? व्यतिरेक। इसकी बात पहले कर चुके हैं, कर चुके हैं क्या? कहीं आया था नाम? व्यतिरेक विधि का नाम आया था? व्यतिरेक विधि में भोलानाथ तिवारी की एक लाइन पढ़ी थी जब हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट मेथड को, प्रत्यक्ष को। उस समय एक लास्ट में लाइन लिखी थी कि भाई तुलना वाले भी मानते हैं कुछ विद्वान कि वो ज्यादा बढ़िया है। तो व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तुलना। वैसे व्यतिरेक शब्द है ना, भाषा के अलावा भी और जगह भी यूज होता है, तो और जगह है तो वो दार्शनिक करते हैं, वो अलग है। अपने को केवल अभी यहाँ ऐसे समझना है कि एक भाषा है अंग्रेजी और एक भाषा है हिंदी, इन दोनों के शब्दों की हम क्या करते हुए सीखते हैं, उनको तुलना करते हुए सीखते हैं, तो वो व्यतिरेक। मातृभाषा को आधार बनाते हुए, तो आधार कौन होगा? अब परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है कि व्यतिरेक विधि में कौन सी भाषा है वो आधार होती है, द्वितीय भाषा, प्रथम भाषा, मातृभाषा, ऐसा कुछ आए तो मातृभाषा को ध्यान रखें, और उसके आधार पे हम कौन सी भाषा को सीखते हैं, नई भाषा या द्वितीय भाषा। ठीक है। इसमें किन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो स्पष्ट उच्चारण पर बल देते हैं, भाषाई कौशल अर्जन करने पर बल देते हैं, और अभ्यास पर बल दिया जाता है। बालक से प्रैक्टिस करवाई जाती है, नई भाषाएं जो सीखने में अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो बार बार वो बोलता है, बातें करता है, तो फिर सीखता है। और ये हमने लाइन एक बार पहले पढ़ ली, लेकिन क्योंकि ये विधि पढ़ रहे हैं तो इसमें ये वापस से अपने ध्यान रखनी है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने बात कही थी कि द्वितीय भाषा शिक्षण है तो व्यतिरेक विधि सर्वोत्तम विधि। ठीक है। रह जाएगा ध्यान, बोलो। कुछ को लग रहा रह जाएगा। आगे विधि का नाम है क्या? रसास्वादन विधि। क्या नाम है? रसास्वादन। अब रसास्वादन शब्द तो सुना है सर, सुना नहीं सुना? क्या होता है रसास्वादन? इसके अलग अलग करके टुकड़े करके बताओ देखें। हिंदी साहित्य पढ़े हुए कितने स्टूडेंट है? खूब सारे हैं, तो बोलो ना, फिर तो ऐसे चुपचाप कैसे बैठे हो? हम्म। हाँ, हिंदी साहित्य में एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं अपन रस। क्या बोलते हैं?
रस, ठीक है। और इसके साथ लिखा हुआ आस्वादन। अभी जैसे जो आम खाया है, तो वो आम के रस का क्या कर रहे हो, खा रहे हो, मतलब आस्वादन, ठीक है। वही कहानी है जो सेम यहाँ पढ़ने में लागू हो रही है, तो इस विधि का नाम क्या हो गया, रसास्वादन। अब कैसे है, जो देखो, मान लो हम है जो कोई एक कविता पढ़ रहे हैं बढ़िया, और उसको राग से पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं हम, और अपने को क्या आ रहा है, मजा आ रहा है उसमें। अभी गाने वाने सुनते हो तो मजा आता नहीं आता। अब बहुत बार ऐसे टेंशन है और बहुत सारी चीजें यार बढ़िया, एक दो पसंद के गाने सुन लिए तो एकदम दिमाग कूल रिलैक्स, फिर बाद में कोई टेंशन रहती नहीं हमने। इसका मतलब हमने उस कविता का, गीत का क्या कर लिया है, रसास्वादन कर लिया है, और उससे फिर चीजें तो ये सेम कहानी है जो यहाँ पर लागू है हिंदी में। पद्य शिक्षण में इसका उपयोग होता है, कविताएं वगैरह पढ़ने हैं, श्लोक वगैरह संस्कृत के हो सकते हैं, दोहे वगैरह ऐसे हैं, तो उनको क्या हम राग से बोलते हैं ना, तो राग। अभी बच्चों को देखना, जिसको पाठ वगैरह समझ में नहीं आती है, बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो मतलब चीजें पढ़ने में ही नहीं आती। मेरे स्कूल में ऐसे स्टूडेंट हैं एक दो, जिनको मतलब कि वो किताब ऐसे पढ़ाएंगे ना उसको भी, ये पढ़ो, तो उनको पढ़ना नहीं आएगा, लेकिन पूरी कविता बोल देंगे। तो ये चीज क्योंकि दूसरे बोल रहे हैं, उनको सुन रहे हैं और आस्वादन कर रहे हैं उसका, और फिर वो सीख जाते हैं। अब बचपन में हमने भी जो कहानियां, वो कविताएं वगैरह सीखी, तो जल्दी ऐसे ही तो सीखते हैं, क्योंकि ये चीज कनेक्ट करती है थोड़ी सी उसमें। कुछ उसमें यति गति लय ताल भाव भंगिमाएं वगैरह होती है, तो फिर मछली जल की रानी है, फिर बाद में जीवन उसका पानी, तो ये जल्दी सीख जाता है। अब इसी विधि को और क्या बोलते हैं अपन, उपसंहार। ये सब थोड़ा ध्यान रखना, देखो हम कविता पढ़ने के बाद लास्ट में फिर उसमें क्या क्या बढ़िया बातें हैं वो हम उस पर ध्यान देते हैं, इसीलिए इसको कौन सी विधि कहा गया है, उपसंहार विधि। और कहाँ यूज होती है, पद्य में, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि वो सत्य असत्य वाला पूछेगा तो उसमें ये पूछ सकता है, ये दे सकता है कि इसका गद्य में ज्यादा उपयोग होता है, तो गद्य में नहीं होता, क्या होता है, पद्य में होता है। और जब भी रिविजन करो ना, मतलब अभी तो हम पढ़ रहे हैं, हमें ध्यान रखना हो हर जगह, लेकिन रिविजन करो तब भी ये दिमाग में आना चाहिए, यहाँ से कोई प्रश्न बने तो इसके उल्टा कोई शब्द है क्या, उसको ये ऐड करके और मेरे को चुका दे एग्जामिनर, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो आगे, उचित यति। अब ये शब्द हैं जो वहां व्याख्या की जा सकती है, साहित्य में है ये सब। यति, गति, लय, ताल और भाव भंगियों का कुछ चीजें तो अपने को समझ में आ रही है, लय वगैरह तो समझ में आ रही होगी ना। गति का मतलब आरोह अवरोह वगैरह, जो भी थोड़ा किस शब्द को जोर से बोलना है, किसकी आवाज धीरे होनी चाहिए, वो सारा कुछ। और भाव भंगिमा है, ये क्या है, भाव भंगिमा का मतलब क्या होता है, जैसे वीर रस की कोई कविता पढ़ रहा है, और सर एकदम आक्रोश और वो मतलब ऐसे बताएगा बार बार, है ना। और कोई हास्य रस की कविता पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे करता रहेगा थोड़ा, तो उसको क्या कहेंगे अपन, बोलो, भाव भंगिमा। इसका प्रयोग किया जाता है, ये कौन करेगा बोलो, शिक्षक, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने इसमें शॉर्ट किया, लेकिन इतनी बात तो अपन समझ सकते हैं कि भाई जब ये कहानी इतनी लेवल की है तो फिर शिक्षक के लिए है। अब रसानुभूति के भी प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, अभिव्यक्ति, दूसरा कौन सा है, भाव, और कौन सा है, विचार रस। ये अभिव्यक्ति रस हो गया, ये भाव रस है और विचार रस है। देखो कोई एक बात हमें बहुत अच्छी लगती है ना, उससे रिलेटेड कोई कविता वगैरह आ जाएगी, तब वो विचार रस की बात आ जाएगी उसमें, ठीक है। भाव, भाव का मतलब सकारात्मक नकारात्मक हो सकता है यहाँ, तो अगर पॉजिटिव बात है ऐसी जो हम कोई भी काम कर रहे हैं उससे मैच करती हुई सी बात है, तब भी वहां पर है। और अभिव्यक्ति का मतलब कभी जैसे हमें शौक है कविता वगैरह बोलने का और हमें मौका मिला, और कोई बालक है उसको मौका दिया और वो फिर बढ़िया से एकदम गा रहा है मस्त, तो फिर ये कौन सा रस हो गया, अभिव्यक्ति का, ठीक है ना। तो ये रसानुभूति के क्या हो गए, तीन प्रकार। अब गुण क्या है, सभी स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। अब कविताएं गीत वगैरह जो ये चीजें हैं, तो छोटा बालक हो चाहे मोटा बालक हो, सबके लिए है जो बढ़िया होती है, नहीं होती बोलो। और दोष क्या है, अब इसमें टेक्निकल समस्या हो गई कि इसमें जो कौशल कौन सा ही डेवलप हो रहा है, श्रवण कौशल, इसमें लिखवाना नहीं हो रहा है, और जो प्रश्न वगैरह वाली वो बातें नहीं हो रही। गुण दोष फटाफट से क्लियर हो गई है। अगली विधि है, नाम है क्या, वाचन। लेकिन एक बार वापस बात कर लेते हैं, अभी जस्ट हमने विधि की बात की थी, कौन सी है, और कौन से किस पर लागू होती है, पद्य, ठीक है, पद्य शिक्षण। अब आगे बात करो, विधि का नाम है वाचन। तो वाचन शब्द है इसका, अभी हमने जस्ट बात की थी, ये वाचन शब्द पहले भी आया था। प्रकार होते हैं कितने, दो। वो सहस्वर भी हो सकता है, मतलब आप जो कुछ पढ़ रहे हो बोल रहे हो ऐसे जोर से, और अपने मन में भी पढ़ सकते हो, सही है क्या। लाइब्रेरी में जो वाचन होता है वो कौन सा होता है, मौन वाचन, ठीक है ना। और ये सहस्वर वाचन का होता है, कक्षा में कह सकते हैं, या घर पे भी तो घर वाले डांट देते हैं, ऐसे तो जोर से नहीं बोलने देते, लेकिन कभी हम चाहें तो वहां थोड़ी बहुत स्वतंत्रता मिल सकती है अपने को, है ना। चलो बात करते हैं, ये डेवलप कहाँ हुई बोलो, अमेरिका में, कौन सी सदी में, 20वीं सदी में। और पढ़कर अर्थ ग्रहण करना जो इसका कहीं ना कहीं वो
लास्ट फाइनल सेंस रहता है, और पढ़कर में पढ़ना कैसे हो सकता है, तो सेंस पर हो सकता है, मौन भी हो सकता है। अब वाचन के दो प्रकार है, एक है कौन सा, सेंस स्वर, और एक है कौन सा, मौन। याद रखने, सेंस स्वर के भी तीन प्रकार हैं। पहले होगा आदर्श वाचन, मैंने वाचन लिखा नहीं है लेकिन समझ जाना कि ये किसके बारे में बात हो रही है, वाचन के बारे में। तो पहला कौन सा हो गया, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन कौन करेगा, और आदर्श वाचन का मतलब क्या है कि भाई इस प्रकार से इसका वाचन किया जाना चाहिए, उसके सामने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेगा कौन, टीचर। फिर अनुकरण, अब अनुकरण कौन करेगा, बालक करेगा, सीधी सी बात है। और दोनों भी कभी हो सकता है कि दोनों ही आप मेरे साथ बोलो, तो फिर वो बच्चे भी बोल रहे हैं, शिक्षक भी बोल रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सा हो गया, सामूहिक वाचन। क्लियर है, होता है ना सामूहिक वाचन भी, साथ में बुलवा सकते हैं। अब मौन है, मौन वाचन में है एक तो गहन या गंभीर। अब गहन गंभीर का मतलब क्या है, गौतम गंभीर, हाँ हाँ, फुल कंसंट्रेशन के साथ, एक बात तो ये हो गई। और क्या है गहन गंभीर का होता है, बस 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 यही बात है कि केवल उसको सरफेस लेवल पे पढ़ के नहीं निकलना है, आपका जो अच्छे से उसका जो विचार उसमें क्या है, क्या वो कहना चाह रहा है अपने को, उसको समझते हैं, तो वो वाचन आपका मौन वाचन कहलाएगा। मौन में गहन या गंभीर वाचन कहलाएगा। और एक कौन सा है, द्रुत वाचन है। जैसे बीए का एग्जाम देते हैं ना, तो बीए का एग्जाम देते हैं तो उससे पहले अपन सीरीज पढ़ते हैं, तो सीरीज पढ़ते हैं तो उसका वाचन कैसा होता है बोलो, द्रुत वाचन होता है, बीच में एक एक लाइन खा जाते हैं, वो चलता है काम अपना फुल स्पीड में, तो वो द्रुत वाचन है, ठीक है। और कम्पिटेटिव एग्जाम कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, तो उसमें उसको जो आजकल तो आवश्यकता हो गई है, कैसे वाचन करना पड़ेगा, गहन गंभीर वाचन करना पड़ेगा, नहीं तो काम है जो चलेगा ही नहीं। अब इसके गुण भी है, वाचन के गुण देखो, अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास। भाई आप कैसे भी पढ़ रहे हो, सहस्वर हो चाहे आप साइलेंट रह के पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप जो भी पढ़ोगे उससे आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, यानी आप क्या करोगे, अर्थ ग्रहण करोगे। ये बात समझ में आ गई, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होगा। स्वरों का अभ्यास, अब जब सहस्वर वाचन की बात करेंगे तब इसका अभ्यास हो जाएगा। और जब शिक्षक है जो आपके सामने एक आदर्श वो रख रहा है, तो इसका मतलब आपका उच्चारण भी कैसा होगा, सही होगा। और प्रॉपर ध्वनि निर्गम, ध्वनि निर्गम का मतलब ये है कि हम जब बोल रहे हैं तो कितनी ज्यादा लाउड होनी चाहिए, कम होनी चाहिए आवाज, वो भी प्रॉपर सीखेगा बालक। और मौन वाचन से सारी कहानी है कि स्वाध्याय तो सीखेगा बालक, और पढ़ने की गति का क्या होगा, विकास होगा। क्योंकि ये जो बात करें ना हम कि गंभीर वाचन करना और द्रुत वाचन करना, बहुत बार जैसे मान लो कि आपको जो कोई जस्ट एग्जाम आ गया है और आप जो गंभीर वाचन करने बैठ जाओ तो आप पिछड़ सकते हो, वहां आपको जो फास्ट भी पढ़ना पड़ेगा। एक दो दिन में सारा कुछ सिलेबस है उसको देखना है, शॉर्ट नोट्स देखने हैं, प्रश्न देखने हैं, कुछ और आपने ऐसे कठिन चीजें बना रखी वो देखने हैं, तो उस समय तो वो पढ़ने की स्पीड भी है जी यहाँ से डेवलप हो जाएगी। ये बात कर ली हमने किसके बारे में बोला, वाचन। प्रकार दोनों समझ में आ गए, कौन सा एक तो, और एक कौन सा, सहस्वर के तीन प्रकार हैं, आदर्श, अनुकरण और सामूहिक। आदर्श कौन करता है, अनुकरण कौन करता है, और दोनों क्या करते हैं, सामूहिक वाचन करते हैं। मौन में दो है, पहला कौन सा, गंभीर, ज्यादा बढ़िया कौन सा है इनमें से, दोनों की अपनी जगह उपयोगिता है, ठीक है, हाँ अभी बता दिया ना मैंने। और दूसरा कौन सा, पहला गंभीर, दूसरा, अगली विधि है, नाम है क्या, सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड, है ना। संस्कृत से आई है, कहां से आई है, सिद्धांत कौमुदी करके कोई किताब संस्कृत की, वैसे तो अष्टाध्यायी है पाणिनि की, ज्यादा फेमस तो वो है, और उसमें जिक्र हुआ उस किताब के आधार पर ऐसा कुछ है, मैंने हालांकि ज्यादा डिटेल इसमें लिखी नहीं, क्योंकि एक दो शब्द अपने को ध्यान रखना। देखो सूत्र विधि का नाम आएगा तो किसका नाम आना चाहिए, पाणिनि का, और पाणिनि है जो कौन सी भाषा के विद्वान है, बस वहीं से आएगी, सीधी बात है। अब है क्या, नाम भी क्या है, सूत्र है। भाई संस्कृत के जो विद्वान है, विदुषी है अपने को इधर, तो उसमें बहुत सारे सूत्र होते हैं, खूब सारे ऐसे बोलते हैं, मतलब मेरे को तो एक भी याद नहीं है, लेकिन एक महेश्वर सूत्र ऐसा कुछ होता है, माहेश्वरी सूत्र होता है। तो इसका मतलब वो जो सूत्र विधि कहां से जुड़ जाएगी अपने, बोलो, संस्कृत से। व्याकरण हेतु प्रयुक्त, यानी इसका उपयोग कहाँ होगा, क्या पढ़ाने के लिए होगा, व्याकरण पढ़ाने के लिए। निगमन विधि की तरह लगभग उपयोग होगा, नियम पहले बताएंगे, सूत्र पहले, नियम मतलब सूत्र। फिर ये जब नियम आप पहले बता रहे हो तो कैसी हो गई, मनोवैज्ञानिक। अब पाणिनि को उनको ही नहीं पता होगा कि यार कोई मेरे यहाँ लिख देगा मनोवैज्ञानिक, लेकिन है ठीक है, क्योंकि सूत्रों को भी क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है। और आप चलते हो नियम से किस तरफ, और जब भी आप नियम से उदाहरण की तरफ चलोगे तो वो मनोवैज्ञानिक है, वो सही तरीका नहीं है। सर नाल गया, थोड़ी थोड़ी बातें करना जरूरी भी है।
लेकिन इधर भी ध्यान दे दो। समय हो गया क्या? कुछ तो खुश हो रहे हैं कि बारिश आने में है हमारे, तो थोड़ा सा धैर्य रख लो ना। एक ये भाषा संसर्ग और पढ़नी है, ठीक है, इसके बाद खत्म। ठीक है, उच्च कक्षाओं में ही उपयोगी, ये सूत्र विधि है जो कहाँ उपयोगी है? हाँ, उच्च कक्षाओं में उपयोगी है, ठीक है ना। अभी कौन सी पढ़ी थी हमने? सूत्र है। कौन है फाउंडर? कौन सी भाषा से आया? और मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक है? अब है भाषा संसर्ग विधि। कौन सी विधि? भाषा संसर्ग में नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है क्या? वैसे तो ये थोड़ा सा टिपिकल शब्द है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है, इसी के आधार पे समझते हैं। भाषा के पाठ के साथ साथ, भाषा के साथ मतलब भाषा का पाठ मतलब हिंदी में कोई भी पाठ पढ़ रहे हो आप या संस्कृत में या अंग्रेजी में, तो उस पाठ के साथ साथ आपको जो क्या पढ़ाई जा रही है? व्याकरण। अब ऐसा समवाय में भी देखा था हमने, देखा था क्या? तो समवाय विधि में इसमें पहले तो अंतर समझ लो। समवाय में क्या था? आप एक पाठ पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई बात आ गई, उसके कारण आपने जो बात के साथ बात जोड़ दी, तो वो तो हो गई समवाय। और दूसरी भाषा मतलब दूसरा सब्जेक्ट भी आ सकता है उसमें। यहाँ बात सीधी फिक्स है कि भाई आप है जो पाठ के साथ क्या ही पढ़ोगे? व्याकरण। तो उसको अपन कहेंगे भाषा संसर्ग। और जहां पर भी ऐसे हो ना, जहां मतलब कंफ्यूजन हो थोड़ा सा कि ये मिलती जुलती सी बातें हैं, उनके लिए अलग कॉपी बनाने के लिए कहा ना मैंने। कुछ को लग रहा होगा ये तो पागल बात है, ये अलग कॉपी क्यों बनाएंगे, इसी में पढ़ लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ 10-20 पेज ऐसे होने चाहिए जहां अपने को ये पता हो कि ये चीजें हैं जिनमें बहुत प्रॉपर कंफ्यूजन है या मिलती जुलती सी हैं, एक जैसे नाम है, ऐसा कुछ लिखा थोड़ा बढ़िया रहता है उससे। तो ये बात तो क्लियर है कि पाठ के साथ साथ आपको क्या पढ़ाई जाएगी? व्याकरण। मातृभाषा सीखने में उपयोगी, क्योंकि पाठ के साथ व्याकरण है तो वो मातृभाषा में आपके काम आ जाएगी। अब लाभ क्या है? ये मनोवैज्ञानिक है। भाई आपको कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, उसी में कोई शब्द आया, उसके आधार पर कोई नई और जानकारी मिली, तो ये तो बढ़िया बात हो गई ना विद्यार्थी के लिए। तो मनोवैज्ञानिक है। छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हीं को तो नहीं पता होता व्याकरण के नियम, तो उनको बताने होते हैं। तो ये है जो प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी है। और यहाँ से ज्ञान मिल रहा है वो भी कैसा है? स्थायी है, क्योंकि पहले ही वो किताब में उदाहरण आया तभी तो आपने आगे बात की, तो ये ज्ञान स्थायी हो गया। और धारा प्रवाह पठन, अब ये इसमें थोड़ा एक शब्द है, कभी कभी लगता है ऐसे कि धारा प्रवाह। तो जब आप नई चीजों को और बढ़िया चीजों को सीखोगे तो फिर आप भी हैं जो थोड़े फ्लुएंट हो जाओगे, ऐसा कुछ ये बताना चाह रहा है। दोष क्या है? तो दोष में ये है कि जैसे आप किताब पढ़ रहे हो, अब किताब में जैसे मान लो आज जो दीर्घ संधि का उदाहरण आया, बाकी का है ही नहीं। कभी ये वो उधर का आ गया, फिर विसर्ग संधि का उदाहरण आ गया, किसी दिन समास का उदाहरण आ गया। तो ये सारा कुछ जो पढ़ना होता है ना, वो कैसा होता है? अव्यवस्थित सा होता है। अब जब आप प्रॉपर व्याकरण पढ़ रहे हो तो आपको जो सिस्टमेटिक पढ़ाया जाएगा कि इसके 3 प्रकार, फिर इसके 5 प्रकार, ये 2 प्रकार ऐसे। और यहाँ तो बीच में जो भी आ जाएगा वैसे पढ़ेंगे, तो ये पढ़ाई है जो कैसी हो जाएगी? अव्यवस्थित हो जाएगी। और एक ये है कि भाई आप है जो जिस किताब से मतलब भाषा में कोई भी रचना है उसके आधार पर पढ़ा रहे हो, तो ऐसी बढ़िया जो भाषा पे पूर्ण अधिकार वाली रचनाएं हैं उनकी भी तो कमी है। इतने बढ़िया राइटर ही नहीं है अपने पास जो इसी बढ़िया रचनाएं करेगी, सारा कुछ है जो उसी से समझाया जा सके। यहीं तक पढ़ने के लिए कहा था। तो आज भी सही आंकड़े तक आ गए ना, 25, है ना। तो 25 हो गई, बढ़िया बात है। अब ये हिंदी हिंदी में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी फिर विधियां जो 1-2 दिन का ही काम है, ठीक है, हो जाएगी। हाँ, एक थोड़ा सा अन्नू के कंफ्यूजन है, इसको क्लियर करते हैं, ये सबके ही है कंफ्यूजन। तो अभी एक शब्द आया आपने पर्यवेक्षित, कौन सी विधि है? पर्यवेक्षित। और एक विधि का नाम आया निरीक्षण। क्या नाम आया? निरीक्षण। तो इस पर थोड़ा सा गौर करोगे ना, तो जब हमने पर्यवेक्षित विधि पढ़ी थी उस समय हमने जो उसके उपनाम में लिखा था निरीक्षण विधि, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों का संदर्भ है उसको समझना अच्छे से। मैंने पहले भी कहा था कि भाई जो प्रश्न है वो संदर्भ के हिसाब से उसका आंसर होता है। पर्यवेक्षित में क्या हो रहा है? एक बालक है वो जो काम कर रहा है, जो भी उसको जो काम बता दिया वो, ठीक है। और यहाँ पर उसको ऑब्जर्व करने के लिए कौन है? शिक्षक है, ठीक है। तब उसको अपन कहेंगे क्या? पर्यवेक्षित। अब ये पर्यवेक्षित जब निरीक्षण कहला रही है कि भाई ये निरीक्षण भी है, तो यहाँ बालक का निरीक्षण किया जा रहा है किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। इस कारण इसको अपन निरीक्षण करें। जैसे अपने आते हैं ना स्कूल में निरीक्षण करने वाले आते हैं कि भाई टीचर सही पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, ऐसे कैसे यहाँ पर शिक्षक है वो निरीक्षण कर रहा है कि बालक सही पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। बहुत बार मुझे भी देखा होगा ऐसे वहां तक घूम के क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ थोड़ा सवाल किया नहीं किया बताओ थोड़ा बहुत, उसको अपन निरीक्षण कह सकते हैं। और जब हमने विधि के रूप में अलग से निरीक्षण विधि पढ़ाना, तो ये संदर्भ बताता है कि बालक जैसे घूम रहा है बाहर कहीं, तो बालक घूम रहा है उस समय ऐसे थोड़ी जो आंखें बंद करके घूम रहा है, वो देख रहा है कुछ ना कुछ, जैसे कोई गाय क्या कर रही है, जैसे पेड़ पत्तियां हिल रही है, ऐसा कुछ जो भी और कोई एक्टिविटी हो रही हो, तो वो भी क्या कहलाएगा? है तो निरीक्षण ही है। और उससे वो सीख रहा नहीं सीख रहा, कुछ ना कुछ तो उसको समझ में आएगा वहां से, तो वो अलग विधि हो गई उसकी।
और उस पर फिर शिक्षक है जो कभी क्लास में बात करेंगे तो वो जो उसको स्कूल चीजें सीखने का रही है, बहुत सारी कहानियां। और परीक्षा में कभी भी ऐसे टेंशन नहीं लेनी कि भाई हम जो जैसे पर्यवेक्षित विधि का तो नाम ही निरीक्षण है तो हम क्या करेंगे। तो जो एग्जाम में पेपर सेटर है ना, और बहुत बार आज अब की बार जो अपने 11 प्रश्न शायद डिलीट कर दिए थे, तो उन 11 प्रश्नों को देखना कि उनमें बहुत कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिनमें 1% कोई संभावना नहीं कि उसको डिलीट करो, तब भी डिलीट किया है। तो ऐसा कुछ आ गया हमारा जो सही उत्तर नहीं है तो उसको क्या कर देंगे, तो तनाव नहीं लेना। ठीक है, वहां वो फालतू का लोड बिल्कुल नहीं लेना। अपने को तो ऐसे प्रॉपर जो नाम है, जैसे माइकल का नाम आ गया तो धोनी सामने का नाम याद होना चाहिए, वहां अपने पास चांस नहीं रहेगा। बाकी इसमें तो खूब चांस है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और बोलो ठीक है। और भी किसी को कोई प्रश्न हो तो, अभी ये शायद रिकॉर्ड ही हो रहा है, उसी में आ गया तो ठीक रहेगा, पढ़ लेंगे बच्चे। और किसी का है क्या कोई प्रश्न? नहीं है?